नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, कुछ आपके एक्ट्स आए थे, उन सबको हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है, तो उन लोग को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। ओके, चलिए। ये सारे जो एक्ट्स हैं वो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एक्चुअली ये सारे एक्ट आपके बन के आएंगे पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटिश ब्रिटेन। ओके, तो वहाँ से ये आएंगे टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना सारा एम्पायर खड़ा कर लिया था, मतलब जगह इतनी टेरिटरीज वगैरह कैप्चर करके रख ली थी। इस दौरान आपका क्या बोलते हैं 1757 में आपका प्लासी होता है, और फिर उसका 1764 के अंदर आपका बक्सर होता है। इस दोनों के बाद इतना बड़ा एरिया जो रहता है, वो लगभग ब्रिटेन से भी बड़ा एरिया जो रहता है, वो पूरा का पूरा आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आने की वजह से ये हो जाता है कि भाई ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सबको जलन होने लगती है कि भाई ये कंपनी वहाँ पे हम लोग ने भेजा, वहाँ पे बना के, और वो सब अब राज कर रही है, और ब्रिटेन से बड़ा एरिया उन लोग ने राज करने के लिए ले लिया, और अलग अलग जगह पे ये यहाँ के रेवेन्यूज उठा के वो क्या बोलते हैं अब और ज़्यादा एक्सपांड कर रहे हैं, और ज़्यादा टेरिटरीज अपने अंदर लेते चले जा रहे हैं। तो हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो कम इनफैक्ट इसमें उनका भी पॉलिटिकल हित था, और मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह सब देख के कर रहे थे कि जितने भी नेता लोग थे वहाँ के उस समय के, वो सब चाह रहे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी कमा रही है उसमें से उन लोग को भी कुछ शेयर मिलना चाहिए। दैट इज़ वाई वो इस सब के लालच में पड़े थे कि किसी ना किसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर लगाम लगाई जाए, और उसके कुछ रेवेन्यू को यहाँ पे डाइवर्ट किया जाए, इंग्लैंड में डाइवर्ट किया जाए, और हम लोग को भी कुछ मिले। ठीक है, दैट इज वाई सीरीज ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह सब आना स्टार्ट होंगे, एंड अल्टीमेटली ऐसा हो जाएगा कि ये किसी ना किसी तरीके से ये सिर्फ मौका देखते रहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर कर ले सारा का सारा पावर अपने हाथ में। ठीक है, और वो मौका मैंने बताया था ना 1857 के रिवॉल्ट के बाद आप लोग को मिल जाता है, मतलब इन लोग को मिल जाता है, और ये 1858 में ही जस्ट बोल देता है कि भाई अब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो जाता है, और पावर हैज़ बिन ट्रांसफर टू क्वीन विक्टोरिया। ओके, इस तरीके से किया था। तो आते फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया है वो है आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट मतलब ये कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए आ रहा है, दैट इज वाई इसको लोग कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद काउंसिल एक्ट्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले रेगुलेटिंग एक्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद आएंगे काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट ऐसे एक्ट होंगे जिसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह बनाए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, GOI जिनको कहा जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आता है पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट चेंज करने के लिए। दैट इज वाई उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मतलब एक नई गवर्नमेंट ही बनाई जा रही है। ठीक है, तो वो उस तरीके से काम करता है। खैर, बारी बारी से सारे के सारे एक्ट्स देखते चले जाएंगे, और सबका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह होगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये एक्ट्स पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर आप लोग ने पॉलिटिका लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर ये सारे एक्ट बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। नेट पे बहुत सारे वीडियोज़ वगैरह भी पड़े हुए हैं जो कि इनके बारे में डिटेल में अच्छी तरीके से आपको बताता है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं, हर तरीके से देखिए। बस ये एक्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इनमें माइन्यूट माइन्यूट क्लॉजेस रहते हैं जो एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करता है, और वो आप लोग को पता होगा तो आप लोग बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब ब्राउनी पॉइंट्स वगैरह गेन कर सकते हैं इनकेस ये प्रीलिम्स में या मेंस में आता है तो। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसको किस लिए लाया गया था? ताकि एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया जा सके आपके ब्रिटिश इंडिया के अंदर। ओके, ब्रिटिश इंडिया के अंदर आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश किया जा सकता है, किया जाए, इसके लिए इसको लाया गया था। ठीक है, ताकि और इसका जो प्राइम मोटिव था कि रेगुलेट करना किसकी एक्टिविटीज़ को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ को हम लोग को रेगुलेट करना है, इसके लिए इसको लाया गया था। तो ये मतलब कहने को तो ये था कि भाई ब्रिटिश इंडिया के अंदर हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, लेकिन मेन नहीं तो ये था कि भाई जो मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसे इतने ज़्यादा आ रहे थे कि हम लोग को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कुछ प्रोमिनेंट फैक्ट्स जो कि फिल्म्स वगैरह में पूछे भी गए हैं, और आने के भी चांसेस सब आगे भी हैं। तो इसने क्या कहा, इस एक्ट ने ये कहा कि कंपनी अपने पास टेरिटोरियल पोजीशंस रख सकती है, हम लोग को इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन जो यहाँ का जो गवर्नर होगा, मतलब बंगाल का जो गवर्नर होगा, उसको नया पोस्ट बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, एंड ही वॉज मेड द सुप्रीम, मतलब ये गवर्नर जनरल होगा, ये आपका सुप्रीम हो जाएगा। ओके, एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की जाएगी आपके कैलकाटा में। ठीक है, नेक्स्ट, ब्रिटिश कैबिनेट को इस समय राइट टू एक्सरसाइज दे दिया गया था इंडियन अफेयर्स के ऊपर कंट्रोल करने का, मतलब कुछ भी हस्तक्षेप वगैरह दे कर सकते थे वो, कुछ भी इवेंट्स वगैरह होता है तो उसके अंदर वो हस्तक्षेप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है की प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, मतलब जो मेजर फीचर्स है उसके ऊपर आते हैं। वो तो छोटा सा एक मतलब ट्रेलर की तरह छोटा सा फिल्म्स के लिए। अब आते हैं मेजर फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका
इंट्रोडक्शन किया गया किसका, ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसका मैंने आपको बताया कि भाई जो गवर्नर था आपका बंगाल का, उसको मॉडिफाई कर दिया गया, उसके पोस्ट को मॉडिफाई करके उसको मतलब प्रमोशन कर दिया गया और उसको बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एंड जो गवर्नर जनरल ऑफ द मुंबई एंड क्या बॉम्बे एंड मद्रास प्रोविंस थे उनको कर दिया गया इसके नीचे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिएगा। गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर मेड सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। इसको कह दिया गया कि भाई आप दोनों जो हो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन आने वाले, उसके नीचे रहने वाले, ठीक है। तो आपका गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल इज द अल्टीमेट अथॉरिटी, ओके। नेक्स्ट इसके एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी दिया गया आपके गवर्नर जनरल के पास। गवर्नर जनरल के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल दिया गया विथ सिलेक्टेड मेंबर्स, कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स, 4 मेंबर्स रहेंगे इसके अंदर, जिसके अंदर इन लोग का मतलब एक से लेके कोई भी काम करेगा, मतलब अगर कोई भी काम करने जाने वाला है तो वो पहले पूछेगा कि भाई ऐसा करना चाहिए कि नहीं, काउंसिल ऑफ मेंबर्स पूरी तरीके अपनी हामी वगैरह देंगे, उसके बेसिस पे मतलब मेजॉरिटी वोटिंग के हिसाब से ये हालांकि इसमें ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया गया था कि मतलब मेजॉरिटी वोटिंग को मानना ही पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया। एक्ट को ऐसे मतलब टाइम पास में बना दिया गया, खाली बैठे थे तो एक्ट बना दिया, ठीक है। इसमें मेंशन ही नहीं किया गया कि गवर्नर जनरल को इनकी बात माननी है कि नहीं माननी है, ये सब कुछ भी मेंशन ऐसा नहीं किया गया, ओके। नेक्स्ट एक सुप्रीम कोर्ट आपका एस्टेब्लिश किया गया आपके क्या बोलते हैं फोर्ट विलियम के अंदर, मतलब आपके कैलकाटा के अंदर एस्टेब्लिश किया, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आपका बॉम्बे, मद्रास और बंगाल का प्रेसिडेंसी पूरी तरीके से आता था, मतलब एक सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर ये सब। तो एक तरीके से कहा जाए एक नया अच्छी तरीके से जुडिशियल सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इससे पहले तो भाई कोर्ट्स वगैरह फौजदारी दीवानी वगैरह तो खेत के अंदर भी लग जाते थे, लेकिन यहाँ पे जुडिशियल एक कोर्ट बनाया जा रहा है अच्छी तरीके से, ओके। नेक्स्ट है एक रिफॉर्म लाया गया आपके इस ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो करप्शन चल रहा था उसको रोकने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस समय कहा जाता है वर्ल्ड का सबसे करप्ट कंपनी, अगर कोई है सबसे करप्ट कोई इंस्टीट्यूशन है तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। इनफैक्ट इतना ज़्यादा करप्शन था, इतना ज़्यादा करप्शन था कि मतलब जितने भी आपके पार्लियामेंटेरियंस थे वो सिर्फ इसके करप्शन देख के ही परेशान होते थे। आपको मैंने बताया था रॉबर्ट क्लाइव इतना पैसा पाया था कि वो 3 बोट लेके गया था और अपना पैसा और सोना जवाहरात लेके यहाँ से, फिर भी उसके पास कम पड़ गया था, ठीक है। तो मतलब फिर भी उसके पास एक्स्ट्रा बचा हुआ रह गया था, इतना ज़्यादा उसके पास ये था। और ये जितने भी आपके मतलब वहाँ के जो एमपी वगैरह होते थे उन लोग के मन में ये लालच आता है, अरे यार ये इतना पैसा कमा लिया, हम लोग को नहीं दिया, अठन्नी भी नहीं दिया हमारे लिए। तो इस तरीके से मतलब उन लोग भी करप्शन को बढ़ावा देते हैं कि भाई आप कुछ भी करो, करप्शन करो, हमको हमारा पैसा दे दो, आप जो भी करप्शन करना, ठीक है। तो एक एक्ट के अंदर एक प्रावधान किया गया कि भाई जितने भी आपके कंपनी के सर्वेंट्स हैं उन लोग को अपना कोई भी प्राइवेट ट्रेड करने का या फिर कोई भी ब्राइब्स या फिर गिफ्ट लेने पर पूरी तरीके से मनाही कर दी गई कि भाई आप लोग नहीं ले सकते, कोई भी ब्राइब नहीं ले सकते, कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं ले सकते और अपना खुद का कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं चला सकते, ठीक है। जनरली क्या होता था, प्राइवेट ट्रेड ऐसे चला जाता था कि आप वहाँ से सर्वेंट बन के आते थे, यहाँ पे कोई भी आपको पद वगैरह मिल जाता था और वो साथ ही साथ उसके साथ अपना खुद का भी कंपनी बना के यहीं पे स्टार्ट हो जाते थे, ये लोकल लोगों से सामान खरीदते थे और कंपनी को ही बेच देते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बेच देते थे। इस तरीके से इन लोग काम करते थे, ओके। प्राइवेट ट्रेड इनका इस तरीके से चला था, ओके। नेक्स्ट इस एक्ट का कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो कंट्रीब्यूशन क्या क्या पॉजिटिव है वो उसकी बात करें तो पॉजिटिव क्या है, फर्स्ट जुडिशरी का मैंने जो आपको बताया कि भाई एक स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशरी में चेंजेस आएगा। पहले मैंने आपको बताया कि भाई फौजदारी कानून, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत क्या आता था, मतलब कहीं पे भी बैठे हो बस केस लेके आओ वहीं पे बैठ जाते हैं, आम के पेड़ के नीचे, बबूल के पेड़ के नीचे, खेत के अंदर, कहीं पे भी बैठे बस वहाँ पे 5-6 लोग मिल गए और हो गया, अदालत शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक एक इंस्टीट्यूशन, एक पूरा का पूरा सेटअप है, एक बिल्डिंग है जहाँ पे लोग जाएंगे, वो आपका सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। इस तरीके से सिस्टम आएगा तो मतलब प्रॉपर जुडिशरी का जो एडवेंट होता है वो यहाँ से एडवेंट होता है, ओके। तो इसके वजह से आपका मतलब इस पे और भी ये भी मतलब फोर्स किया गया कि भाई अब जो दीवानी रूल्स है उसको निजामत रूल से या फिर फौजदारी रूल से अलग किया जाए, ये सब मतलब सिविल कोड को क्रिमिनल कोड से अलग किया जाए। और इसी समय में बहुत सारे कोड वगैरह बनाए जाएंगे, आपके सीआरपीसी, आईपीसी, ये सब इसी दौरान आते हैं जो कि लागू होते होते 1858 चला जाता है, ओके। खैर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस समय आते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक क्या होता है कि आपका एक मतलब प्रॉपर बॉडी बनाई जाती है जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के
ऊपर बैठी है समझ लिए। मतलब जैसे होता है ना आज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, वो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस समय कहा जाता है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ये आपके जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जितने डायरेक्टर्स हैं, मतलब जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट वाले, वो यहाँ पे बैठेंगे। इनका मेन काम क्या होगा, ये रेगुलेट करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ठीक है। और मतलब इसमें इसमें भी बहुत सारे कैवेट थे, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमको मतलब इतना रेलेवेंस का नहीं है। अगर कुछ मुझे लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, कहीं कहीं बुक्स वगैरह में मेंशन किया गया, जैसे लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत डीप डीप में जाके बताया जाए, जो कि यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको देख लीजिएगा एक बार, एटलीस्ट स्टडी करके रखिएगा, ओके। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंपनीज के जो भी फंक्शंस थे उसको रिकॉग्नाइज किया गया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनके हेड के लिए काम करते थे, यही आपके सारी देखरेख का काम ये देखते थे, ओके। नेक्स्ट है अच्छा मैंने आप लोगों को जो बताया एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बनाया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम क्या था, वो पॉलिटिकल फंक्शंस देखती थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कौन देख रहा है, आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं। आप लोग समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, मतलब जो कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस है वो देखे जा रहे हैं आपके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और पॉलिटिकल फंक्शंस जो देखे जा रहे हैं वो आपके आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड जो काउंसिल ऑफ एग्जीक्यूटिव्स बनाए गए थे अलॉन्ग विद द गवर्नर जनरल, उनके वो देखते थे, ओके। नेक्स्ट है इसने फाउंडेशन रखा किसका, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का। अभी तक क्या होता था, बंगाल प्रेसिडेंसी अलग काम कर रहा है, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग काम कर रहा है, मुंबई प्रेसिडेंसी अलग काम कर रहा है, बट यहाँ पे क्या होगा, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन लाया जाएगा कि भाई एक के अधीन बाकी सारी प्रेसिडेंसीज आ जाएंगी। इससे क्या होने वाला है, एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी पूरे के पूरे जितना भी एरिया है अंडर द ब्रिटिश रूल, वो पूरा का पूरा एक रूल के अधीन काम करने वाला है। और मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से ये यूनिफाइंग फैक्टर बन के उभर के आता है, और ये ज़्यादा अच्छा कर देता है, मतलब लोगों को और करीब लाता है, फ्रीडम मूवमेंट को और ज़्यादा बूस्ट मिलती है, ओके। नेक्स्ट है प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम, ये मैंने आपको बता दिया, और जुडिशरी इसी की वजह से रेगुलेटेड किया गया और ज़्यादा अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया। इनफैक्ट यहाँ पे जो जुडिशियल सिस्टम में जो जजेस वगैरह होते थे वो मोस्टली इंग्लैंड से पढ़ के आते थे, यहाँ पे नहीं पढ़ते थे। और इनफैक्ट बैरिस्टरशिप वगैरह की जो डिग्रीज वगैरह होती थी वो यहाँ की इतनी पावरफुल नहीं होती थी, यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी देती भी थी, लेकिन जो बैरिस्टरशिप होता था वो कहाँ से करके लोग आते थे, इंग्लैंड से करके आते थे, कि भाई हम लोग ने अच्छी अच्छी जगह से ऑक्सफोर्ड से बैरिस्टरशिप करके आया, ठीक है, आप लोग जानते होंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट, डिफेक्ट्स, ये कॉन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोस हो गया, कॉन्स हो गया, कॉन्स की बात करते हैं। तो इसने क्या किया, गवर्नर जनरल का कोई भी वीटो पावर इसको नहीं दिया गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई इसके अंदर कोई मेंशन नहीं किया गया कि मेजॉरिटी डिसीजन को माना जाना चाहिए कि नहीं माना जाना चाहिए। तो ये क्या होता था कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब काउंसिल ऑफ सॉरी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके साथ जब गवर्नर जनरल बैठता था, तो अक्सर ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल का हमेशा पोपट कर दिया जाता था कि चार लोग थे उसके अंदर और प्लस गवर्नर जनरल होता था, मतलब पांच लोग हो जाते थे, ठीक है। पांच लोग में अक्सर ऐसा होता था कि गवर्नर जनरल जो भी रूल लेके आता था कि हाँ हमको ऐसा करना चाहिए, बाकी चार में से तीन एक अगेंस्ट में ही हो जाते थे और गवर्नर जनरल का पोपट हो जाता, कभी कभार चारों चारों अलग हो जाते थे और गवर्नर जनरल अलग ही चलता रहता था। तो इसके वजह से क्या होता था कि गवर्नर जनरल के ऊपर बहुत ही दबाव आ जाता था, क्या कि मतलब उसके ही जो अधीन है, उसके नीचे जो काम करने वाले वो उसी की बातें नहीं सुन रहे, आप समझ रहे हो। तो और उसके अंदर एक्ट के अंदर कोई मेंशन ही नहीं किया गया कि भाई मेजोरिटी डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, क्या होने वाला है, ऐसा कुछ भी वीटो पावर वगैरह जैसा भी कुछ दिया नहीं गया था कि भाई गवर्नर जनरल जिसको चाहे वो पावर मतलब ओवर रूल करके मेजोरिटी डिसीजन को ओवर रूल करके भी अपने एक्ट को काम करा सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन ही नहीं की गई थी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, गवर्नर जनरल की बस और बस बेइज्जती हो रही थी, ठीक है। एंड सेकंड थिंग, डेलिमिटेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए क्या हो रहा था ना कि एडमिनिस्ट्रेशन आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी में अच्छे तरीके से अलग अलग करके चल ही जाता है। ये एक्ट आया, इसने क्या किया, गवर्नर जनरल बंगाल को बड़ा बना दिया, इन दोनों को सबऑर्डिनेट बना दिया, लेकिन लोग है कहाँ है, काफी दूर दूर पे, सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन बस एक नाम का कह दिया कि गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल विल बी द सुप्रीम, इसी का बात सबको मानना पड़ेगा। मान कोई रहा था नहीं, इसके तो खुद के एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले नहीं मान रहे थे, तो इतने दूर दूर बैठे हुए जो गवर्नर्स थे वो क्यों मानेंगे, भाई जो करना है वो कर लेगा, तू गवर्नर जनरल है तो होगा, लेकिन हम लोग भी तो गवर्नर है, बहुत करेगा तो क्या करेगा, हमारा ट्रांसफर करेगा तो मैं मुंबई से मद्रास चला जाऊंगा, मद्रास से मुंबई चला जाऊंगा, यही हो सकता और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या हो रहा था कि एक मतलब जो क्या कहते हैं कि इक्वल हायरार्की नहीं बन पा रही थी, इससे ये हो रहा था कि भाई आप लोग ने
प्रॉपर डिवीजन करके रखा नहीं है। उनको बोल तो दिया कि भाई आप गवर्नर जनरल बन गए, आप तो मतलब अब पहले वाले पोस्ट से भी ज़्यादा आपको ताकत मिल गई है, लेकिन एक्चुअली में कोई ताकत थी क्या? नहीं, बस वही मतलब फालतू सा आप पोस्ट बस बढ़ा दिए। नाम एक जो गवर्नर था उसके आगे गवर्नर जनरल करके उसको बढ़ा कर दिया, बस पावर्स कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया, ठीक है। लैक ऑफ डिवीजन ऑफ द पावर, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपका जो पावर्स का ये क्राइटेरिया था वो बहुत ही वेग था, इतना मतलब अच्छा कुछ मतलब इन लोगों ने कुछ डिसाइड करके नहीं किया था। मैंने बताया ना कि ये एक्ट बस बनाते वक्त इन लोग सोच रहे थे कि बस एक कोई एक्ट बना के किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेशन में लेके आने का काम है, और बाकी उसके ऊपर कोई डिलिमिटेशन किया ही नहीं गया, अच्छी तरीके से डिटेल में सोचा ही नहीं गया था। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो अब सुप्रीम कोर्ट बना दिया किसके लिए? कंडक्ट को देखने के लिए, मतलब आपके उस पूरे के पूरे इस रीजन में कोई भी अगर गड़बड़ी होती है, कोई भी माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, कोई अपना काम ठीक से नहीं करता है, या फिर कोई भी क्रिमिनल केस आता है, कोई भी सिविल केस आता है, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा। अगर कोई ऑफिसर वगैरह गलती करता है, ब्राइबरी करता है, कोई एक्ट का वायलेशन वगैरह करता है, तो केस कहाँ जाने वाला है? यहाँ पे जाने वाला है। लेकिन सपोज कीजिए कि गवर्नर जनरल ही कोई गलत काम कर रहा है, या उसका काउंसिल एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वही कोई गलत काम कर रहा है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है? हाँ बिल्कुल है। लेकिन क्या मतलब अगर स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो वो जो कोर्ट का जज है वो गवर्नर जनरल से बड़ा है? नहीं। तो जब वो बड़ा नहीं है तो उनके ऊपर केस कैसे चला रहा है? ठीक है, मतलब इसमें भी कुछ देखा नहीं गया, बस समझा नहीं गया कि हाँ कैसे काम हो रहा है, बस ये हाँ हाँ सुप्रीम कोर्ट बना दिया, उसके पास सारा का सारा अथॉरिटी दे दिया कि हाँ सारा कंडक्ट वगैरह वो देखा। अब ये देखिए, जो ऑफिसर्स है जो रेगुलर बेसिस पे वहां पे काम कर रहे हैं, उनके बीच में कोई भी उनके और वो मतलब बीच में फंसे पड़े कैसे? एक तरफ आपका काम करने के लिए कौन आ गया? गवर्नर जनरल आ गया, एक तरफ कौन आ गया? सुप्रीम कोर्ट आ गया, बीच में ये काम कर रहा है, ठीक है। इसमें अगर कोई मतलब गवर्नर जनरल ने ऑर्डर दे दिया ऐसे ऐसे काम करो, वो काम हो सकता है स्टैट्यूट के अगेंस्ट जा रहा हो, गलत हो रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर कंडक्ट देखेगा। तो झगड़ा किसके बीच में हो रहा है? इन दोनों के बीच में हो रहा है, मतलब ये कहेंगे कि भाई मेरे हिसाब से चल, वो कहेंगे मेरे हिसाब से चल, और बीच में फंस कौन रहा है? ये आपके जो ऑफिसर्स थे वो फंसे पड़े थे, ठीक है। तो ये एक मतलब पावर को कैसे डेलीगेट करना है वो कुछ मतलब डिसाइड करके नहीं भेजा गया था, बस ऐसे बना दिया तो बना दिया, इस तरीके से होता था, ठीक है। तो पावर का प्रॉपर डिवीजन नहीं होने की वजह से बहुत इश्यूज होते थे बिटवीन गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट। इनफैक्ट गवर्नर्स के बीच में भी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में भी बहुत झगड़ा होता था। नेक्स्ट, जो कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया थे उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा था, उनका तो कोई मतलब ही नहीं था। दो देवर पेइंग द रेवेन्यू, सारा का सारा टैक्सेस वगैरह कहाँ से कलेक्ट हो रहा है? इन्हीं की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन इनसे रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं किया। क्या प्रावधान किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया, कुछ अच्छा कर दिया, इसमें टैक्सेस का कोई बात नहीं किया गया, क्या रियायत दिया जाएगा, सब्सिडी क्या दी जाएगी, कुछ नहीं। बस हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिया। जो पहले हम लोग करप्शन कर रहे थे, जो आपको क्या बोलते हैं कि मिस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, आपके पैसे कोई मतलब चूस चूस के आपके यहाँ से साइफन ऑफ कर रहे थे, वो वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। अब और उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है, अच्छी तरीके से किया जाएगा, सिस्टमेटिक ढंग से किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ के जो कॉमन सिटीजन थे उनका कोई भी कंसर्न यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। ये बस मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी कितना पैसा यहाँ से इकट्ठा कर ले, बस वही थी, ओके। नेक्स्ट जो पार्लियामेंट वहाँ पे थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, जो इंग्लैंड में पार्लियामेंट थी उसके पास यहाँ का स्क्रूटनी करने का पूरा अधिकार दे दिया गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी आपके मतलब अकाउंट्स वगैरह जमा करेगी वो आपको स्क्रूटनी करना है। लेकिन ये अकाउंट जो जमा करेगी उसको भेजने का काम किसका था? गवर्नर जनरल का था। गवर्नर जनरल के पास इतने पावर्स ही नहीं थे कि वो किसी को फोर्स कर सके, कोई भी काम करवा सके। और जो बेसिक अगर मतलब लोअर हायरार्की से लेके गवर्नर जनरल तक सब के सब करप्ट ही थे, सबका सब मेन मोटिव ये था कितना पैसा यहाँ से उठा उठा के अपने जेब में भर ले, ठीक है। और इनफैक्ट इन लोग इतना घूस खिलाते थे, इतना घूस खिलाते थे कि ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स बनाते थे कि हाँ हमारे पास पैसे कम है, हमारे पास बहुत गरीबी आ गई, हम लोग रोड पे सोते हैं, छतरी के नीचे रहते हैं, बारिश आती है तो चार पांच लोग एक ही छाते के नीचे बैठते हैं। इस तरीके के रिपोर्ट्स वगैरह बना के इन लोग वहाँ पे भेजते थे कि और फंड्स आए, और फंड्स आए, और फंड्स का इन लोग उपयोग क्या करते थे? यहाँ पे लड़ाई करना, नए नए टेरिटरीज ऑक्यूपाई करना, बस इसी के लिए इन लोग इसका उपयोग करते थे, ओके।
तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो रिपोर्ट्स वगैरह को स्क्रूटनी करने का काम भले उनको दे दिया पार्लियामेंट को कि हाँ भाई आप पार्लियामेंट स्क्रूटनी करोगे, उसके हिसाब से रिपोर्ट्स वगैरह के बेसिस पे आगे का कॉल लोगे, लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं वो खुद ही फॉल्टी है। तो यहाँ पे स्क्रूटनी क्या हो गया, कुछ नहीं है स्क्रूटनी होने वाला, सब कुछ तो मतलब करप्शन से भरा पड़ा है। और इनफैक्ट इन लोग पार्लियामेंट के भी मेंबर्स लोग को भी पैसे खिला खिला के भरे रखते थे कि भाई आप लोगों को कुछ भी करना है, बस हमारा ये जो रिपोर्ट है उसको पास करना है, किसी भी तरीके से आगे जाने देना है, इसको रोकने की कोशिश मत करिएगा। ये इस तरीके से इन लोग काम करते थे। ठीक है, होप करता हूँ इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका आर्टिकल बोल रहा हूँ, आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था। इससे ज़्यादा आप लोग को इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रो कौन सब डिस्कस किया जा चुका है। चलिए वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ कल।